हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि भारत में अमीर व्यक्ति और अमीर क्यों बन रहा है। ये हम G20 रिपोर्ट के आधार पर जानेंगे कि भारत में क्यों बढ़ रही है असमानता के बारे में। तो चलिए पहले हम उसकी भूमिका के बारे में जान लेते हैं G20 की। तो भारत का विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है भारत। तो स्टॉक मार्केट ऊंचाइयां छू रहे हैं और अरबपतियों की संख्या हर साल बढ़ रही है, लेकिन दूसरी ओर गरीब और मध्यवर्गीय जनता महंगाई से, बेरोजगारी और घटती क्रय शक्ति से जूझ रहा है। G20 रिपोर्ट के अनुसार 2024-2025 एक चिंताजनक तथ्य सामने आया है 2024 से लेकर 25 तक। तो भारत में आर्थिक असमानता ज़्यादातर बढ़ गया है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। जो यह प्रश्न अब बहुत गहरा हो गया है, आखिर अमीर अमीर क्यों बन रहा है और गरीब वहीं के वहीं क्यों रह गया है। तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं असमानता की परिभाषा क्या है। तो हम असमानता किसको कहेंगे। तो आर्थिक असमानता का अर्थ यही है कि समाज में लोगों की आय, संपत्ति, अवसर और संसाधनों में भारी अंतर है। कुछ लोगों के पास असीम धन और शक्ति है, तो अधिकांश लोगों बुनियादी आवश्यकताओं के लिए संघर्ष भी कर रहे हैं। उसके बाद हम जान लेते हैं G20 रिपोर्ट का सारांश क्या कहता है। तो G20 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत में शीर्ष 10% आबादी देश की कुल संपत्ति का लगभग 77% हिस्से पर कब्जा रखती है, जबकि नीचे के 50% लोगों के पास मात्र 13% संपत्ति है। देश में अरबपतियों की संख्या पिछले 10 वर्षों में 3 गुना बढ़ गई है। प्रति व्यक्ति औसत आय बड़ी जरूरत है, क्योंकि यह बुद्धि के बल उच्च वर्ग तक सीमित रह गया है। इस रिपोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि विकास की गति असमानता है, जिसको हम ग्रोथ विदाउट इक्वलिटी कहते हैं, जो बिना समानता के विकास हो रहा है। उसके बाद हम जान लेते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। तो इतिहास में क्या क्या हुआ था। तो भारत में असमानता कोई नई बात नहीं है। औपनिवेशिक काल में संसाधनों का नियंत्रण ब्रिटिश शासकों और जमींदारों के हाथ ही था। उसके बाद औपनिवेश काल में संसाधनों का नियंत्रण ब्रिटिश शासकों पर था। स्वतंत्रता के बाद समाजवाद आधारित नीतियों ने थोड़ी राहत दी थी, लेकिन 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद निजी क्षेत्र और पूंजीपतियों का प्रभाव तेजी से बढ़ गया। इसके बाद से आर्थिक विकास हुआ, लेकिन लाभ केवल चुनिंदा वर्गों तक सीमित रह गया है। उसके बाद जान लेते हैं आर्थिक उदारीकरण और असमानता के बारे में। तो 1991 की नई आर्थिक नीति में विदेशी निवेश, निजीकरण और वैश्वीकरण के रास्ते खोल दिए गए हैं। इससे अर्थव्यवस्था तो बढ़ी, लेकिन बड़ी कंपनियों को कर में राहत मिल गई है। छोटे उद्योग और कृषि क्षेत्र पीछे छूट गए हैं। शहरी ग्रामीण आय में बड़ा अंतर आ गया है। नई नौकरियां अनौपचारिक क्षेत्र में पैदा हुई और जहां सुरक्षा और वेतन दोनों काम में आए हैं। उसके बाद जान लेते हैं शिक्षा और अवसर की असमानता के बारे में। तो G20 रिपोर्ट के अनुसार भारत में शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच में असमानता की जड़ बन गई है। इसलिए निजी स्कूलों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को बेहतर नौकरियां और अवसर मिलते हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले ग्रामीण छात्र संसाधनों की कमी से जूझते हैं। डिजिटल शिक्षा के युग में डिजिटल डिवाइस यानी इंटरनेट असमानता भी दीवार बन गई है। उसके बाद नौकरी और आय की असमानता भी है। जैसे भारत में बेरोजगारी दर, जिसको हम एम्प्लॉयमेंट रेट कहते हैं, युवाओं में सबसे अधिक है। शहरी क्षेत्रों में नौकरियां घट रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है, जहां आमदनी कम और जोखिम ज़्यादा होता है। स्टार्टअप और टेक कंपनियों ने कुछ उच्च आय वाले वर्ग बनाए हैं, लेकिन इनका लाभ सीमित वर्ग तक पहुंचता है। उसके बाद जान लेते हैं पूंजी बाजार और अमीर वर्ग का फायदा क्या होता है। तो शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और रियल एसेट जैसे निवेश क्षेत्र केवल वही वर्ग इस्तेमाल कर सकता है
जिसके पास अतिरिक्त धन हो। इससे अमीर वर्ग की संपत्ति कई गुना बढ़ जाती है, जबकि गरीब वर्ग केवल उपभोक्ता बन रहता है। उसके बाद कृषि संकट और ग्रामीण असमानता के बारे में जान लेते हैं। तो भारत की लगभग 45% आबादी कृषि पर निर्भर रहता है, लेकिन कृषि का जीडीपी में योगदान केवल 15% के आसपास ही है। किसान बढ़ती लागत, घटते दाम और जलवायु परिवर्तन से परेशान हो गया है। कृषि में निवेश और तकनीकी सुधार सीमित हो गई है। इसके कारण ग्रामीण भारत और शहरी भारत के बीच असमानताएं तेजी से बढ़ रही है। उसके बाद जान लेते हैं महिलाओं की आर्थिक भागीदारी। तो भारत में महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी, जिसको हम फीमेल लेबर फोर्स कहते हैं, पार्टिसिपेशन, वो सिर्फ 23% रह गया है। महिलाओं को समान वेतन नहीं मिलता है। घरेलू कार्यों को आर्थिक योगदान नहीं माना गया है। इससे आर्थिक असमानता में लैंगिक अंतर भी गहरा हो चुका है। उसके बाद नीति और कर प्रणाली की भूमिका के बारे में जान लेते हैं। तो भारत में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का असंतुलन भी असमानता का कारण बन चुका है। अमीर वर्ग के लिए टैक्स छूट दिया जाता है, जब आम जनता पर बढ़ते जीएसटी और अप्रत्यक्ष कर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इससे गरीब वर्ग पर बोझ बढ़ जाता है, जबकि अमीर वर्ग पर राहत मिल जाता है। उसके बाद हम जान लेते हैं पूंजीवाद और कॉरपोरेट लॉबिंग के बारे में। तो G20 रिपोर्ट ने बताया कि भारत में कॉरपोरेट कंपनियों का नीतिगत निर्णयों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। बड़े उद्योग को सब्सिडी देना, भूमि देना और संसाधन आसानी से मिल जाता है, जबकि एमएसएमई, जिसका हम सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग कहते हैं, उस वर्ग को सरकारी मदद सीमित मिलती है। इससे आर्थिक शक्ति का केंद्रीकरण बढ़ जाता है। उसके बाद तकनीकी असमानताएं रहती है तकनीक में। जैसे डिजिटल युग में तकनीक नई संभावनाएं लेकर आई है, लेकिन डिजिटल असमानता भी तेजी से बढ़ रही है। शहरी अमीरों के पास तकनीक, नेटवर्क और स्किल्स भी, और ग्रामीण गरीब अभी भी इंटरनेट और डिजिटल ज्ञान से वंचित रह गए हैं। परिणाम स्वरूप क्या होता है, तकनीक क्रांति से पैदा हुई आमदनी कुछ ही हाथों में सिमट कर रह गई है। उसके बाद कोविड-19 महामारी और असमानता के बारे में जान लेते हैं। तो जब महामारी के दौरान आया था, तो लाखों लोगों की नौकरियां चली गई थी, छोटे व्यापार बंद हो गए थे, जबकि बड़ी टेक और फार्मा कंपनियों के मुनाफे कई गुना बढ़ गए थे। इसने के शेप्ड रिकवरी को जन्म दिया था, जहां एक वर्ग ऊपर गया और दूसरा नीचे गिर गया। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय तुलना के बारे में जान लेते हैं। तो G20 देशों में भारत का असमानता सूचकांक 0.47 के आसपास है, जो कई विकसित देशों से ज़्यादा है। जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में असमानता बहुत कम है, क्योंकि वहाँ मजबूत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली है। भारत में सामाजिक सुरक्षा और रोजगार सुरक्षा कमजोर हो गया है। उसके बाद जान लेते हैं सरकार के कदम, क्या क्या सरकार कदम उठा रही है। तो भारत सरकार ने असमानता को घटाने के लिए कई योजनाएं शुरू की है, जैसे मनरेगा, जिसका हम ग्रामीण रोजगार गारंटी कहते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री जन धन योजना, उज्ज्वल योजना, पीएम किसान सम्मान निधि। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि ये योजनाएं अस्थायी राहत देती है, दीर्घकालिक समाधान नहीं देता है। उसके बाद शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक निवेश की आवश्यकता होगी। जैसे G20 रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है कि भारत को असमानता घटाने के लिए शिक्षा में जीडीपी का 6% और स्वास्थ्य में जीडीपी का 3% निवेश करना बहुत जरूरी होगा। वर्तमान की बात करें तो भारत इनसे बहुत नीचे है। शिक्षा में जीडीपी 6% नहीं है और स्वास्थ्य में जीडीपी का 3% भी नहीं है। उसके बाद हम जान लेते हैं अमीर वर्ग की सामाजिक जिम्मेदारी के बारे में। तो अमीर वर्ग को कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और सामाजिक निवेश में आगे लाना चाहिए, लेकिन अभी अधिकांश कंपनियां केवल न्यूनतम अनिवार्य, जिसका हम CSR कहते हैं, जो पर्याप्त नहीं है। उसके बाद भविष्य का रास्ता क्या हो सकता है। तो भारत को इंक्लूसिव ग्रोथ यानी समावेशी विकास की दिशा में बढ़ना होगा। इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे, जैसे शिक्षा और कौशल विकास पर जोर होना चाहिए, महिला रोजगार को बढ़ावा मिलना चाहिए,
छोटे उद्योग को कर में राहत मिलना चाहिए। कृषि में आधुनिक तकनीकी और मूल्यों की सुरक्षा होना चाहिए। पारदर्शी टैक्स की नीति भी लागू होना चाहिए। उसके बाद युवाओं की भूमिका क्या होगी? तो भारत की 65% आबादी युवा है। यदि इन्हें उचित शिक्षा, रोजगार और अवसर दिए जाएं तो वे असमानता को घटाने की सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं। लेकिन यदि यह अवसर नहीं मिले तो यही वर्ग असंतोष और बेरोजगारी का प्रतीक बन सकते हैं। उसके बाद निष्कर्ष। तो G20 रिपोर्ट भारत के लिए एक चेतावनी है। जैसे विकास की चमक के पीछे गहराता हुआ अंधेरा नजर आने लगा है। तो अमीर वर्ग और कॉरपोरेट पूंजी निरंतर बढ़ रही है, जबकि गरीब वर्ग समस्या कर रहे हैं। तो विकास तभी सच्चा कहलाएगा जब हर वर्ग समान अवसर, समान शिक्षा और समान सम्मान मिलेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।